नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर वेनेजुएला के बाद अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगला नंबर किसका है। सवाल यह है कि दुनिया किस दौर में दाखिल हो चुकी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के बाद ही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी अब तक कूटनीतिक गलियारों में की जाती है। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने किन देशों को दी है खुली धमकी। देखिए खास रिपोर्ट। वेनेजुएला के बाद अब किसकी पारी? वेनेजुएला 303 अरब बैरल तेल का भंडार, लेकिन आज वही तेल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अमेरिका ने ना कोई लंबी जंग लड़ी, ना जमीनी फौज उतारी, एक सटकीय सैन्य ऑपरेशन और देश का राष्ट्रपति अमेरिका की हिरासत में। यही है ट्रंप की नई युद्ध नीति। सीरिया, ईरान, सोमालिया, यमन और अब वेनेजुएला, हर जगह एक ही पैटर्न, लक्षित हमला, तेज एक्शन और तुरंत एग्जिट। अमेरिका अब वियतनाम या अफगानिस्तान जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता। लंबी जंग नहीं, लंबा नुकसान नहीं। अब जंग नहीं, सिर्फ मिशन। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के बयानों ने दुनिया को चौंका दिया। मेक्सिको, ड्रग कार्टेल के नाम पर सीधी सैन्य कार्रवाई के संकेत। क्यूबा, कम्युनिस्ट सरकार को गंभीर संकट में बताया गया। कोलंबिया, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कोकीन के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप। जब ट्रंप से पूछा गया क्या कोलंबिया में भी ऑपरेशन हो सकता है, तो जवाब आया, ये अच्छा विचार लगता है। यही जवाब आज पूरी दुनिया को डरा रहा है। धमकी नहीं, संकेत। सबसे हैरान करने वाली बात, नाटो का सदस्य डेनमार्क और उसी से ट्रंप की ठन गई है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप फिर आक्रामक हैं। उनका दावा, रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी बढ़ गई है। डेनमार्क इसे संभाल नहीं पा रहा। जब उनसे पूछा गया क्या वेनेजुएला कार्रवाई का मतलब ग्रीनलैंड के लिए समझा जाए, तो ट्रंप का जवाब था, उन्हें खुद समझना होगा। यूरोप के लिए यह सीधा संदेश था, दोस्त भी सुरक्षित नहीं। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन और ट्रंप की चेतावनी, हम पूरी तरह तैयार हैं। ईरान का पलटवार, अगर संप्रभुता टूटी तो जवाब मिलेगा। क्यूबा ने दावा किया वेनेजुएला ऑपरेशन में उसके 32 अधिकारी मारे गए। ट्रंप का बयान, मादुरो के हटने से क्यूबा की अर्थव्यवस्था और गिरेगी, तेल सप्लाई रुकेगी और दबाव बढ़ेगा। आज ये तय करना मुश्किल हो गया है अमेरिका किसका दोस्त है और किसका दुश्मन। यूक्रेन, जिसने अमेरिका पर भरोसा किया, अब वही अमेरिका रूस के ज्यादा करीब दिखता है। यूरोप, पुराने रिश्ते कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका अब नैतिकता नहीं, सिर्फ हित देख रहा है। सबसे अहम सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा? वेनेजुएला भारत का अहम तेल आपूर्ति करता रहा है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा और भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही भारत को अपनी कूटनीति बेहद संतुलित रखनी होगी। वेनेजुएला सिर्फ एक शुरुआत है या फिर आने वाले दौर की झलक? ट्रंप की रणनीति ने यह साफ कर दिया है, अब जंग का ऐलान नहीं होगा, सीधा एक्शन होगा। दुनिया के लिए ये चेतावनी है और भारत के लिए सतर्क रहने का संकेत। वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ एक देश का सत्ता परिवर्तन नहीं था, वो उस दौर की घोषणा थी जिसमें ताकत अब शब्दों से नहीं, एक्शन से बोली जाएगी, क्योंकि इस नई विश्व व्यवस्था में ताकत ही नीति है। निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब ना तो लंबी जंग होगी, ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महीनों बहस चलेगी। अब फैसला होगा कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में और कभी कभी एक ही रात में। ट्रंप की अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अब डिफेंसिव सुपर पावर नहीं रही, वो अब प्रोएक्टिव और प्री एम्पिटिव पावर बन चुकी है। मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, ईरान, आज ये सिर्फ नाम है, लेकिन असल संदेश हर उस देश के लिए है जिसका अमेरिका से पुराना टकराव रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अब दोस्त और दुश्मन की रेखा भी धुंधली हो चुकी है। नाटो का संस्थापक सदस्य डेनमार्क हो गया है या फिर यूक्रेन जैसा सहयोगी। अमेरिका के फैसले अब भावनाओं से नहीं, सिर्फ फायदे के गणित से तय हो रहे हैं। यूरोप बेचैन है, लैटिन अमेरिका डरा हुआ है और एशिया सतर्क हो चुका है। भारत के लिए भी ये वक्त सिर्फ देखने का नहीं, क्योंकि तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, डॉलर की चाल और सामरिक संतुलन, सब कुछ इसी बदली हुई अमेरिकी रणनीति से जुड़ा है। भारत को अब एक तरफ रणनीतिक साझेदारी निभानी है और दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कूटनीतिक स्वतंत्रता से भी बचाना है। वेनेजुएला के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला नंबर किसका,
असल सवाल है कि क्या दुनिया अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां नियम नहीं, रुतबा तय करेगा कि कौन बचेगा और कौन नहीं। और इसी सवाल के साथ ये समझना भी जरूरी है कि ये नई विश्व व्यवस्था किसी एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अब जंग की आहट नहीं आती, जंग अचानक उतरती है। कनाडा जो कभी सपनों की जमीन था और आज वही भारतीयों के लिए सबसे बड़ा डर बनता जा रहा है। कनाडा में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए हालात तेजी से बदल रहे हैं। लाखों भारतीयों पर निर्वासन का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है और कई लोग पहले ही कानूनी पहचान खोने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। कनाडा में इमिग्रेशन सिस्टम इस वक्त सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के अंत तक करीब 10,53,000 वर्क परमिट पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं और 2026 में 9,27,000 और वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है। अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा भारतीय सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। जैसे ही वर्क परमिट की वैधता खत्म होती है, प्रवासी के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो नया स्टेटस मिले या फिर वो कानूनी रूप से अवैध हो जाए। इमिग्रेशन एक्सपर्ट कंवर सेरा के मुताबिक अगर यही हालात रहे तो जून 2026 तक कनाडा में 20 लाख अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासी हो जाएंगे, जिनमें आधे से ज्यादा भारतीय होंगे। इस संकट की आड़ में है मार्क कार्नी सरकार की वो नीति जिसके तहत 2028 तक इमिग्रेशन पर सख्त कैंप लगा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 2026 में परमानेंट रेजिडेंसी का टारगेट घटकर सिर्फ 3,80,000 कर दिया गया है। यानी जो लोग सालों से कनाडा में काम कर रही हैं, टैक्स दे रही हैं और परमानेंट रेजिडेंसी का सपना देख रही हैं, अब उनके लिए दरवाजा लगभग बंद हो चुका है। सिर्फ पीआर ही नहीं, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नतीजा, टेम्पररी वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कानूनी तौर पर कनाडा में टिके रहना बेहद मुश्किल हो गया है। परमिट खत्म होने के बाद लोगों के पास रिस्टोरेशन अप्लाई करने के लिए सिर्फ 90 दिन होते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया महंगी है। इस दौरान काम करने की इजाजत नहीं मिलती और फैसला आने में महीनों लग जाते हैं। जो लोग खर्च नहीं उठा पाते वो धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया के बैम्पटन और कैलिंटन जैसे इलाकों में अब टेंट कैंप और औपचारिक मजदूरी और कैश में काम करने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग स्टेटस बचाने के लिए शादियों का रास्ता चुन रहे हैं, तो कुछ बिना किसी डॉक्यूमेंट के जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वहीं कनाडा सरकार का कहना है कि ये सख्त फैसले मजबूरी में लिए गए हैं। हाउसिंग, हेल्थ फेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सर्विसेज पर बढ़ते दबाव को कम करना ये इस सरकार का मकसद है। मार्क कार्नी का कहना है कि देश को अब फोकस्ड अप्रोच की जरूरत है ताकि सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में लोगों को लाया जाए जहां वाकई लेबर की जरूरत है। कनाडा की नई इमिग्रेशन नीति सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों की कहानी है जिनका भविष्य, करियर और परिवार आज अनिश्चितता में फंसा हुआ है। सवाल ये है, क्या कनाडा अपने ही बनाए सपनों से पीछे हट रहा है और क्या भारतीय प्रवासियों के लिए अब कोई सुरक्षित रास्ता बचा है? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। स्पेशल इंस्टेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद ही चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के बाद ही यूपी की वोटर लिस्ट से करीब 2,89,00,000 के नाम भी हटाए गए। उनमें से जिनके गणना प्रपत्र
जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000, एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है, और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। ये आपको हम डिटेल हमारा प्रेस नोट में ये सारी डिटेल्स होंगी। दूसरा है निवास स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के लिए। तीसरा है एपिक प्रतिस्थापन, एपिक रिप्लेसमेंट, अगर किसी का एपिक गुम जाता है तो उसमें भी फॉर्म 8 भर के इसको वापस हम एपिक अपना प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है पीडब्ल्यूडी चिन्हांकन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का मार्किंग के लिए इसका लाभ होता है। जब इलेक्शन डे में कोई हेल्प चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो उन्हीं लोगों को हमें पहले से इस डेटाबेस से पता लगता है, तो उनको हम लोग विशेष सुविधा उसमें दे सकते हैं। किसी का नाम कटवाना है, अगर हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम गलती से आ गया, वो विदेश में रह रहा है बहुत समय से, वो दिल्ली में या मुंबई में रह रहा है लेकिन हमने फॉर्म भर के दे दिया था, या डेथ हो गई, तो फॉर्म 7 अवश्य इसको भर दें। फॉर्म 7 उस पोलिंग स्टेशन का कोई भी मतदाता भर सकता है। और फॉर्म 6A 6 है विदेश में निवास करने वाले मतदाता द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन। ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, तो सामान्य रूप से तो भारत में निवास नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं साल 2 साल के लिए, लेकिन भारत के नागरिक हैं, तो वो वोटर बन सकते हैं। उस पोलिंग स्टेशन में उनके पासपोर्ट में जो एड्रेस लिखा है उस लोकल एड्रेस के पोलिंग स्टेशन पे वो वोटर बन सकते हैं। और ऐसे वोटर्स, ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, इन हार्ड कॉपी में भर के दिया भी जा सकता है। और इसमें एपिक नहीं मिलता है ऐसे वोटर को। वो अगर इलेक्शन के दौरान भारत में है तो अपने निवास स्थान वाले पोलिंग स्टेशन में जाके अपना पासपोर्ट ओरिजिनल में दिखा के उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए वोट डाल सकता है। इनके लिए फॉर्म 6A है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के छात्रों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरे का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और भारत इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन का दौरा छात्रों के लिए एक सांस्कृतिक और शैक्षिक अनुभव भी रहा, जिसमें कि उन्होंने देश के सर्वोच्च पद का परिचय और प्रशासनिक कार्यों को करीब से देखा। इस मुलाकात ने छात्रों को देश की विविधता और एकता का महत्व समझने का भी अवसर दिया और राष्ट्रीय एकता यात्रा के संदेश को और सशक्त किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों 6 दिनों के फ्रांस और इसके साथ ही और दौरे पर भी हैं, और जहां पर उन्होंने सोमवार को ही पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निर्देशक फातिह बायरोल से मुलाकात की। इस बैठक में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत के विकास प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि उन्हें वैश्विक ऊर्जा स्थिति पर IEA प्रमुख का ही आकलन और भारत की विकास यात्रा के प्रति उनके समर्थन से प्रसन्नता हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर निशाना साधा।
सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली। कांग्रेस ने सियासत के लिए विकास का विरोध किया। पहले ही सरकार से जनता त्रस्त थी और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य विकसित होंगे और तभी भारत विकसित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 पारित हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मित्रों, ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि जब भी आम आदमी पार्टी विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग करती है तो बीजेपी कोई ना कोई बहाना बनाकर इस चर्चा से भागने की कोशिश करती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यह सारा ड्रामा क्यों किया जा रहा है। आतिशी के अनुसार ही बीजेपी प्रदूषण पर चर्चा नहीं चाहती क्योंकि उसके पास जनता को संतोषजनक जवाब देने के लिए नहीं है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष के खिलाफ सदन छोड़ के चला गया। क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये तमाशा हो रहा है बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए, बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से दिल्ली के प्रदूषण में लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी बंद की जाए और तुरंत प्रदूषण जो सबसे बर्निंग इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आज दिल्ली का, उस पर तुरंत चर्चा की जाए। बीजेपी को प्रदूषण की चर्चा से हम भागने नहीं देंगे।
बीजेपी वाले जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हाँ जी, शिक्षकों को लेकर जो पूरा मुद्दा है और माफी की मांग कर रहे हैं बीजेपी के विधायक, उसे किस तरह से आप देखती हैं इस पूरे विषय को? मैं इस विषय को देखती हूँ कि भाजपा इतिहास रच रही है। भाजपा इतिहास रच रही है कि देश में पहली बार सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, सत्ता पक्ष वॉकआउट कर रहा है विपक्ष के खिलाफ। तो सवाल तो उठता है, क्यों कर रहे हैं? उठता है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पूरी दिल्ली सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के मुद्दे पे बीजेपी का जवाब चाहती है। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है जो लायनल मेसी के भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ कूटनीति या बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। इसका असर अब क्रिकेट के मैदान पर भी पहुंच गया है। आईपीएल, जिसे सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कहा जाता है, देश भर में विरोध और आक्रोश के बाद ही बीसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को ही आईपीएल से बाहर कर दिया। क्या इस फैसले से बीसीसीआई को भारी नुकसान होगा या फिर बांग्लादेश ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? इस स्पेशल रिपोर्ट में सब कुछ जानेंगे। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी कोई नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी का नहीं रहा। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश बढ़ा, वैसे ही आईपीएल में खेल रहे बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर सवाल उठने लगे। इसी माहौल में बीसीसीआई और केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का फैसला किया। ये फैसला भले ही क्रिकेटिंग कारणों से जुड़ा बताया गया हो, लेकिन बांग्लादेश ने इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही मान लिया और यहीं से क्रिकेट सीधे कूटनीतिक टकराव का हिस्सा बन गया। बांग्लादेश सरकार ने अनिश्चित समय के लिए अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का ऐलान किया। सरकारी दलील राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला भावनाओं से लिया गया कदम है या फिर सोची समझी रणनीति। क्रिकेट प्रेमी बांग्लादेश में आईपीएल बेहद लोकप्रिय है। हर सीजन लाखों दर्शक टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईपीएल देखते हैं। ऐसे में आईपीएल बैन करना क्या वाकई भारत को चोट पहुंचाएगा या फिर बांग्लादेश खुद नुकसान उठाएगा? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसे से खेल पर। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। 2023 से 2027 के मीडिया राइट्स साइकिल के लिए आईपीएल के अधिकार करीब 48,390 करोड़ रुपए के बिके हैं। इस पूरे राजस्व में भारत, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट बीसीसीआई के सबसे बड़े बाजार है। बांग्लादेश इस पूरे ब्रॉडकास्ट इकोसिस्टम का बहुत छोटा हिस्सा है। बिजनेस एक्सपर्ट साफ कहते हैं, आईपीएल पर बांग्लादेश में बैन बीसीसीआई को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बांग्लादेश में आईपीएल के अधिकार टी स्पोर्ट्स के पास 2027 तक है। अगर प्रसारण नहीं हुआ तो विज्ञापन दाता पीछे हटेंगे, चैनल को घाटा होगा और दर्शक गैर कानूनी स्ट्रीमिंग की ओर जाएंगे। यानी बैन से बीसीसीआई नहीं, बांग्लादेश का मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। फुटबॉल की भाषा में कहे तो ये फैसला सीधा सीधा सेल्फ गोल है। आईपीएल पर बैन का ऐलान सुनने में भले ही बड़ा कदम लगे, लेकिन हकीकत में ये फैसला उतना असरदार नहीं जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज का आईपीएल किसी एक देश के दर्शकों पर निर्भर नहीं है। आईपीएल अब भारत की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। ये एक वैश्विक ब्रांड है। जिस टूर्नामेंट में मीडिया अधिकार हजारों करोड़ में बिकते हैं, जिसे दुनिया के दर्जनों देशों में देखा जाता हो, उसे किसी एक देश में रोक देना नुकसान नहीं, नाराजगी की प्रतीकात्मक कार्यवाही भर है। बांग्लादेश का फैसला भावनाओं से उपजा हुआ जरूर है, लेकिन अर्थशास्त्र की कसौटी पर यह पूरी तरह कमजोर साबित होता है। क्योंकि आईपीएल के पैसे स्टेडियम के बाहर नहीं, ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट के भीतर तय होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट भावनाओं से नहीं, कागज पर लिखे नियमों से चलते हैं। बीसीसीआई की कमाई न तो बांग्लादेश पर टिकी है, न ही किसी एक बाजार पर। भारत, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट आईपीएल का बिजनेस मॉडल पर महाद्वीप में फैसला हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश द्वारा आईपीएल प्रसारण पर रोक भारत को झटका नहीं देती, बल्कि खुद बांग्लादेश में ब्रॉडकास्ट और विज्ञापन बाजार को खाली कर देती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान उठाएंगे वो दर्शक जो राजनीति की लड़ाई में अपने पसंदीदा खेल से वंचित हो जाएंगे। ये फैसला खेल प्रेमियों को सजा देता है, बीसीसीआई को नहीं।
और यही वजह है कि इस पूरे विवाद में आईपीएल मजबूती से खड़ा दिख रहा है, जबकि बांग्लादेश का कदम रक्षात्मक और भावनात्मक नजर आता है। आज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये ताकत, बाजार और प्रभाव का प्रतीक बन चुका है। और जहां क्रिकेट पहुंच चुका है वहां भावनाएं नहीं, आंकड़े बोलते हैं। शायद यही समय है जब खेल को राजनीति से अलग रखा जाए, क्योंकि मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ी सरहदें नहीं देखते, वो सिर्फ रन, विकेट और जीत देखते हैं। लेकिन अगर ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव क्रिकेट के कंधे पर रख दिया गया तो नुकसान किसी बोर्ड का नहीं, खेल की आत्मा का होगा। आईपीएल चलता रहेगा, स्टेडियम भरते रहेंगे, करोड़ों आंखें स्क्रीन से जुड़ी रहेंगी। सवाल सिर्फ इतना, क्या खेल को राजनीति की आग में हर बार झोंकना जरूरी है? क्योंकि क्रिकेट लड़ाइयों के लिए नहीं, लोगों को जोड़ने के लिए पैदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी नेशनल। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।